रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ऑन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1963 में एक छोटे से गांव में जहां हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वह ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़कर और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र तक वह एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र आते तक वह मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते यह कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड्स की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेम को भी पार्टनर के रूप में ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस ने जो भी काम मिला वह किया, जैसे सिलाई मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर गई थी। 38 की उम्र में रॉयस की एक फैमिली थी और वह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वह अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सकें। रॉयस ने एक वेकेशन लेकर खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। यह कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इन्फेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थीं। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए यह कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर डाला। यह रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी। यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वह अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचर की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी। लगभग हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में यह कार हर मौजूदा कार से बेहतर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया। पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार्स बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थीं, लेकिन वह अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पर चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वह रॉयस से इतने इंप्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियल रूप से स्थापित किया गया। अपनी कंपनी को प्रमोट करने के सबसे बेहतरीन तरीके के रूप में रोल्स ने कार रेसिंग टूर्नामेंट्स में भाग लेना चुना। इसीलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया
और रोल्स रॉयस की कार्स का इस्तेमाल करके उन रेसों को जीता। साथ ही उन्होंने इन कार्स से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस एक ग्रेट कार कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना अभी बाकी था। साल 1906 के अंत में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और यह चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह। इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर घोस्ट को संडे को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी इशू के यह टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उन्होंने सिल्वर घोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे यह साबित होता था कि यह कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटजीज से सिल्वर घोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वह राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वह ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीप इम्पैक्ट किया। वह इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बॉल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वह केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इंप्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया, सस्पेंशन को इंप्रूव किया और शेइज को भी स्ट्रैंग बनाया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनट पर पर्सनलाइज मेस्कॉट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इन एप्रोप्राइट मेस्कॉट्स डिजाइन न करवाएं। उनके मेस्कॉट में एलेनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया। यह स्कल्पचर एक महिला को आगे की ओर झुका हुआ दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। यह मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनियों पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा रिवॉल्व टर्रेट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार का उपयोग मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए हुआ, प्लस इनका उपयोग स्पाई मिशंस के लिए भी हुआ। क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, वह वुंडेड सोल्जर्स को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसी वजह से कई सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया, जिनमें स्ट्रेचर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस लगाई गईं। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाईं। अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स द्वारा भी उपयोग किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को यह एहसास हुआ कि वे एयरप्लेन इंजन के लिए फ्रेंच कंपनियों पर भारी निर्भर हैं। इसीलिए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेने का निर्णय लिया। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन करना सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन ईगल लॉन्च किया। यह इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत तक 500 ईगल इंजन का ऑन ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहां नहीं रुके। उन्होंने 1915 में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फल्कन
इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कंडोर इंजन बनाया। इन इंजनों के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइन मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग जैसे ऑपरेशंस में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक महत्वपूर्ण कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के ही इंजन उपयोग किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई और अगले 15 साल रॉय ने कार्स और एरो इंजन दोनों पर फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। दुर्भाग्यवश 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेल हाई और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ द न्यू फैंटम लॉन्च की। फैंटम काफी सफल रही और इसने फिर से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो समान रूप से सफल रही। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो बैंकक्रप्ट होने वाली थी और इसके बाद रॉयस ने एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर डिजाइन की। यह कार रोल्स रॉयस और बेंटली इन 2 ग्रेट ब्रांड्स का एक सफल मिश्रण थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली कार के प्रोडक्शन से कुछ 6 महीने पहले। सर हेनरी रॉयस की डेथ के बाद से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की तो वहीं दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जिसके कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया। वर्तमान में रोल्स रॉयस मोटर्स BMW का हिस्सा है और अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है। एक रोल्स रॉयस को ऑन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ऑन करने जैसा है जो रॉय के परफेक्शन और रोल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है।